37 people हैं, ओके। चलिए, so is the screen visible to you? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. चलिए, so we'll continue. Actually, what happened? तो हम लोगों ने count discuss कर लिया, and we have seen the hemocytometer. तो hemo means blood, cyto माने cell, meter मतलब जो उसको measure करने में मदद करेगा। उसके बाद जो next concept है हमारा है वो hematocrit value है। So what is hematocrit value? It is the amount of RBCs in blood, okay? And हम जानते हैं कि ये around 45% होता है नॉर्मल, ठीक है। तो hematocrit वैल्यू आपका क्या बताता है कि कितना आपका आरबीसीज है टोटल ब्लड में, ओके। यू नो दैट जो हमारा प्लाज्मा है वो 55% है, इसको 44 कर देने से जाएगा ना, 44. तो 44 कर देंगे। सो क्योंकि 1% तो अदर्स है एंड 44% जो है वो आरबीसीज, ठीक है। तो RBCs were just like any normal cell with all organelles, but in mammals the organelles were sacrificed in order to store more hemoglobin per cell, okay? Because हम लोग का बहुत ज़्यादा हीमोग्लोबिन रखना पड़ता है, उस चक्कर में हमने क्या किया, हमने बाकी सारा ऑर्गेनेल हटा दिया। The last stage where all organs were present is known as reticulocytes, okay? तो या उसमें आपका वो आखिरी स्टेज है, okay? So after that the organelles were lost. From that day the life of an RBC was fixed for 120 days, ठीक है। मतलब जिस दिन आपका सारा ऑर्गेनेल हटा दिया, see if you don't have any nucleus, if you don't have Golgi, ER, vesicles, vacuoles, तो क्या होगा, आपका रिपेयर रिजेनरेशन नहीं हो सकता, सारा डिटेल तो वही है। तो इसीलिए जब हम लोग आपका न्यूक्लियस अदर्स हटा देते हैं तो फिर आपका कुछ जो खोया वो वापस नहीं आ सकता, तो इसीलिए आपका डेथ फिक्स्ड हो गया, ठीक है। तो जनरली ह्यूमंस में जो 120 डेज का लाइफ होता है आरबीसीज का, बट फिटस में एंड फ्रॉग में वो 100 डेज होता है, ओके। इन ह्यूमंस 280 मिलियन, ये नियरली है वैल्यू, ये वैल्यू भी वेरी कर सकता है, 280 मिलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स आर स्टोर्ड पर आवर्स। सो टोटल हीमोग्लोबिन काउंट कितना है, ओके, 14 to 16 grams per 100 ml blood in males and 11 से 13 grams per 100 ml। इस पर 100 ml को हम लोग डेसीलीटर भी बोल सकते हैं, ओके, डेसीलीटर। ब्लड में जो भी एस्टिमेशन हो रहा है वो बेसिकली पर डेसीलीटर हो रहा है, ठीक है ना। ये जो सारा सामान हम लोगों ने देखा, ये जो टेस्ट है ये किसके सहारे होता है, दिस इज कॉल्ड सैलीज हीमोमीटर। तो हीमोग्लोबिन काउंट के लिए हीमोमीटर, सेल काउंट के लिए हीमोसाइटोमीटर। तो प्लीज डोंट कंफ्यूज, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, ओके ना। इधर आपको क्या क्या मिल रहा है देखिए, ये उसका किट है। सैलीज मतलब ये पैटेंटेड टेक्नोलॉजी है और कोई इसको बना के बेच नहीं सकता, अगर उसे बेचना है तो सैलीज को तो कमीशन देना पड़ेगा। तो यहाँ आपका एक इस तरह का एक ग्रेजुएटेड ट्यूब स्टैंड होता है, इसको रेफरेंस ट्यूब्स कहते हैं। ये जो दो चॉकलेट कलर का पानी है इनको रेफरेंस ट्यूब बोला जाता है। प्लस यहाँ एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें ग्रेजुएशन है, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम ऐसे करके है, ठीक है। प्लस एक पिपेट होता है जिससे आपको ब्लड सक करना है। दिस इज N/10 HCl, ओके। ये जो सोल्यूशन है 0.1 नॉर्मल HCl कहते हैं, या इसको N/10 HCl कह लो। एंड उसके बाद ये साफ करने के लिए एक तो ब्रश दिया हुआ है एंड स्टायरिंग करने के लिए एक स्टायरर दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका स्कूल के प्रैक्टिकल लैब में मिल जाएगा।
कभी भी आप आए तो देख लें। ओके, अब हम क्या Yes. करते हैं, वी टेक Yes. ब्लड एंड पुट इट इन दिस ट्यूब। ठीक है, ब्लड को इस ट्यूब में लेते हैं एंड उसमें N10 HCl डालते हैं। तो जैसे N/10 HCl हम डालेंगे तो वो ब्लड क्या हो जाता है, उसमें एसिड हीमाटिन क्रिस्टल्स बन जाते हैं। ठीक है, एसिड हीमाटिन क्रिस्टल्स। अब ये जो एसिड हीमाटिन क्रिस्टल्स है ये क्या करेगा, तो ये आपका जो है इसी डीप चॉकलेट कलर का होगा। फाइन, तो ये जो एसिड हीमाटिन क्रिस्टल्स हम बनाएंगे उसके बाद हम उसको डिस्टिल वाटर से डाइल्यूट करेंगे धीरे 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 धीरे। तो इधर डालेंगे उसको, तो ये आपका टेस्ट ट्यूब डाला, तो इस ये तीनों का रंग सेम होना चाहिए। ठीक है, ऑल 3 ट्यूब शुड हैव सेम कलर। जब तक सेम नहीं होता, डार्क होता है, आपको और डाइल्यूट करना है। एक डाइल्यूट करोगे स्टायरिंग करोगे, डाइल्यूट करोगे स्टायरिंग करोगे। जब तीनों ट्यूब का रंग सेम हो जाएगा, आप इस टेस्ट ट्यूब को निकाल कर देख लेना उसमें वैल्यूज। ठीक है, तो इसीलिए इस तरह से हम उसको करते हैं। ओके, नाउ अगर Yes, sir. हीमोग्लोबिन काउंट कम है, दैट इज कॉल्ड एनीमिया। मोस्टली विमेन इन आवर कंट्री दे आर एनीमिक, क्योंकि जो मेंस्ट्रुअल लॉस है उसको वो लोग रिकवर नहीं करते हैं। अभी आप लोग भी देखिए 15-16 साल हो गया, बट आपने अभी तक आयरन टैबलेट खाया है, तो मोस्ट ऑफ द गर्ल्स ने नहीं खाया। देन हाउ डू यू एक्सपेक्ट टू रीजनरेट द लॉस्ट ब्लड? समझ रहे हो कि नहीं? इसीलिए मोस्ट गर्ल्स विल बी एनीमिक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो सबसे पहले बार ब्लड चेकअप होगा प्रेगनेंसी में, पता चलेगा कि आप एनीमिक। ओके, सो दैट इज द कंसेप्ट। तो इसीलिए कम से कम महीने में 5 दिन जब मेंसेस हो रहा है तो अगले 5 दिन कम से कम आप आयरन की गोली खा लिया करें। हम लोग बोलेंगे नहीं सर, हम लोग सागो मुगो खाते हैं उससे बन जाएगा, दैट इज गॉड्स ग्रेस। तो इट इज ऑलवेज बेटर टू टेक आयरन। ओके, चलिए शेप। तो शेप ऑफ आरबीसीज कैसे होता है? जो नॉन मैमल्स हैं उसमें स्फेरिकल होता है एंड न्यूक्लिएटेड। मतलब क्या है कि उसमें न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनेल्स Yes, sir. होंगे। बट इन मैमल्स इट इज बाइकॉन्केव, डोनट शेप एंड इन्यूक्लिएटेड। मतलब उसमें न्यूक्लियस नहीं होता। Absolutely. नहीं होंगे। ठीक है, बट कैमल एंड लामा इट इज स्फेरिकल। उसमें कैमल लामा मैमल्स हैं बट उसमें स्फेरिकल आरबीसीज होता है, बट उसमें भी न्यूक्लियस नहीं होता। ओके, नाउ Yes. साइज अगर हम लोग लें तो अराउंड 7 माइक्रोन डायमीटर होता है एंड 2 माइक्रोन इन थिकनेस होता है। ठीक है, कलर ऑफ इंडिविजुअल आरबीसी इज येलो। ओके, बट जब हम उसको स्टैक करते हैं, खाक को बना लेते हैं, सो दैट इज कॉल्ड ए रूलो। ओके, दिस इज अ फ्रेंच वर्ड, तो इसका प्रोनाउंसिएशन है रूलो। ओके, तो इसीलिए जब आप एक के ऊपर एक के ऊपर एक आरबीसी रखोगे वो रूलो बन जाता है। तो रूलो का कलर जो है वो रेड। ओके, so the color of rulo is red, but color of individual RBC is yellow. And वो Yes, रेड sir. क्यों होता है? Because of ferrous iron. तो ferrous iron का कलर रेडिश होता है जो कि आपका हीम में मिलता है। ओके, हीम इन हीमोग्लोबिन। क्लियर? Due to Yes. RBC, the color of blood appears red. When 44% blood RBC है तो ऑब्वियसली रंग तो दिखेगा ही, है कि नहीं? तो लाइक दैट। तो इसलिए द ब्लड का रंग लाल क्यों होता है? बिकॉज ऑफ आरबीसी। मेन फंक्शन ऑफ आरबीसी क्या है? टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज एंड CO2 एंड प्रोटॉन आयंस फ्रॉम टिश्यूज टू लंग्स। ठीक है, तो ऑक्सीजन लेकर ये लंग्स से टिश्यूज की तरफ जाता है एंड वहां से CO2 एंड H+ आयन लेकर लंग्स में वापस आ जाता है।
एंड उसमें CO2 ट्रांसपोर्ट में आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम यूज होता है, जो कि फास्टेस्ट एंजाइम ऑफ आवर बॉडी है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये CO2 को कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट करता है एट द रेट ऑफ 36 मिलियन मॉलिक्यूल्स पर एंजाइम पर मिनट। समझ रहे हो, जो कि नॉर्मल से 10 मिलियन टाइम्स फास्टर है। अंडरस्टूड? सो इट इज 10 मिलियन टाइम्स फास्टर। RBCs are made in erythropoietic tissue। तो जहां RBCs बनता है उसको एरिथ्रोपोइटिक टिश्यू बोला जाता है। तो सबसे पहले होगा yolk sac इन अर्ली एम्ब्रियो, फिर आ जाएगा लिवर इन लेटर एम्ब्रियो, फिर आ जाएगा रेड बोन मैरो आफ्टर डिलीवरी। तो इसलिए न्यूबॉर्न बेबीज ऑल बोन मैरो इज रेड, क्योंकि मोस्टली सारे बोन कार्टिलेजिनस होते हैं। फिर धीरे धीरे वो बोन बनने लगता है। तो जैसे वो बोन बनने लगेगा आपका बोन मैरो येलो होता होता जाएगा। इसलिए आरबीसी फॉर्मेशन में कौन सा बोन मैरो मदद करता है? रेड बोन मैरो। रेड ठीक बोन है, मैरो, दैट इज कॉल्ड एरिथ्रोपोइटिक टिश्यू। पोइटिक टिश्यू। ओके, इसको हम लोग रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, इमेच्योर आरबीसीज आर नोन एज एरिथ्रोब्लास्ट्स एंड ये नॉर्मल सेल जैसे ही होते हैं। Mature RBCs are called erythrocytes. Okay, and in mammals they lack organelles, have different type of marker proteins. Marker protein lipid का मतलब क्या है? परिचय के लिए। What is your blood group, Puhan? आपका ब्लड ग्रुप क्या है? बी। क्या? तो बी। What is your B क्या? बी पॉजिटिव। तो बी पॉजिटिव मतलब आपके पास बी ब्लड ग्रुप है एंड RH ब्लड ग्रुप भी है। इसका मतलब बी पॉजिटिव बोल रहा है कि आपके पास दो दो मार्कर प्रोटीन या लिपिड्स। ठीक है जी, तो जस्ट लाइक दैट। फाइन, सो दिस इज द कंसेप्ट। अब आ जाइए नेक्स्ट। तो ये हमारा जो है, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्लड अमाउंट अराउंड 4 से 6 लीटर होता है इन एडल्ट्स। ऑफ द टोटल ब्लड वॉल्यूम इन द ह्यूमन बॉडी 38 to 48% इज वेरियस सेल्स। ओके, तो रिमेनिंग इज प्लाज्मा। कलर ऑफ आर्टेरियल ब्लड इज ब्राइट रेड। ओके, वेनस ब्लड हैज गिवन मच ऑफ रिडक्शन एंड हैज ए डार्कर dull red color. This may be important in the assessment of source of bleeding. If the blood is bright red, मतलब arterial damage है. If the source of blood is dark या dull red, so that is venal drainage. Okay. Yes. pH जो है वो कितना है? 7.35 to 7.45, which is slightly alkaline. एंड आपको ये pH मेंटेन करना है, इसलिए आपको बफरिंग करना पड़ेगा। तो ब्लड में जो प्रोटीन्स होते हैं वो बफर जैसा काम करते हैं, बढ़ने से घटाएंगे, घटने से बढ़ाएंगे। ओके, so that is called buffer system. Now if you don't maintain the pH, what will happen? A lot of proteins enzymes will denature. ओके, तो वो अपना काम करना बंद कर देंगे। बनाया? चलिए, यस सर। उसके बाद है विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी या थिकनेस ऑफ ब्लड। तो आप जानते हो कि अगर ब्लड ज़्यादा विस्कस हो जाएगा तो फ्लो नहीं करेगा, तो इट इज़ वेरी वेरी डेंजरस। इसका मतलब क्या है? जो ब्लड का विस्कोसिटी डेफिनाइट होना चाहिए। तो ब्लड इज अबाउट 3 to 5 टाइम्स थिकर देन वाटर। विस्कोसिटी इज इंक्रीज, तो जितना सेल्स बढ़ाओगे उतना विस्कोसिटी बढ़ेगा। ओके, क्योंकि ये केस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कंपोनेंट्स, आपके सेल्स होते हैं, फाइबर्स भी होते हैं, बट ब्लड में कोई फाइबर नहीं होता। इसका मतलब
जो भी इंक्रीज होता है इट इज ड्यू टू सेल्स ओनली। यू अंडरस्टैंड? बाकी टिश्यूज में आपके फाइबर्स होंगे, कोलाजन हो सकता है, इलास्टिन हो सकता है, रेटिकुलिन हो सकता है, या सारे हो सकते हैं। अंडरस्टूड? So that is the case. Yes, sir. Now plasma is the liquid part of blood and is 90% water. Okay? So 90 to 91% तो पानी ही होगा। The solvent ability of water enables the plasma to transport many types of substances. Why plasma can transport many types of substances? क्योंकि उसमें solvent quality अच्छा है। ठीक है? Nutrients absorbed in the digestive tract such as glucose, amino acids, vitamins and minerals are circulated to all body tissues. उसी तरह वेस्ट प्रोडक्ट्स हम बॉडी से लाकर कहाँ डालते हैं? वेस्ट प्रोडक्ट लाइक यूरिया, क्रिएटिनिन एक्सेट्रा, उसको हम बॉडी से लाकर किडनी में फेंक देते हैं। उसके बाद हार्मोन्स, हार्मोन्स जो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स के जहाँ से बनते हैं वहां से आते हैं एंड उनको लेकर फेंक के आया जाता है। ठीक है? सो वी ब्रिंग इट एंड वी थ्रो इट ओके टू द डिजायर्ड लोकेशन, जैसे टारगेट ऑर्गन है। ओके, तो हार्मोन्स को हम सोर्स से लाते हैं, टारगेट ऑर्गन्स के पास पहुंचा देते हैं। तो इसलिए ब्लड का ये सब काम है। उसके बाद मोस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय सेल इज ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड। प्लस आप जानते हो देयर आर क्लॉटिंग फैक्टर्स। तो क्लॉटिंग फैक्टर जैसे प्रोथ्रोम्बिन है, फाइब्रिनोजन है, 12 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। ओके, तो ये सब भी ब्लड में होता है। तो ये किस चीज में मदद करता है? द ब्लड डज नॉट क्लॉट। ओके, तो ये सब उसका कंसेप्ट है, ब्लड फ्लो करना चाहिए। बट जैसे ही आपका इंजरी होगा तो ब्लड शुड क्लॉट। समझ रहे हो? यहाँ डबल टेंशन है। नो इंजरी तो ब्लड क्लॉट करना चाहिए ना नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। नहीं करना चाहिए। नहीं चाहिए। बट अगर इंजरी है तो ब्लड को इमीडिएटली क्लॉट करना चाहिए। ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट। तो बाकी एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन्स का हम ऑलरेडी फंक्शन पढ़ चुके हैं। तो ना जो ब्लड फॉर्मेशन है वो हीमोपोएटिक टिश्यू में होता है, ये देखिए। तो दिस इज द हीमोपोएटिक टिश्यू। तो इसमें आपके दो लाइंस होते हैं, एक माइलॉइड लाइन होता है, एक लिम्फॉइड लाइन होता है। तो माइलॉइड लाइन क्या करेगा? वो माइलॉइड स्टेम सेल्स बनाएगा। ओके, तो माइलॉइड लाइन कहाँ होता है? बोन मैरो में। ओके, तो इट इज बेसिकली प्रेजेंट इन बोन मैरो। बट लिम्फॉइड लाइन कहाँ होगा? इन लिम्फोसाइट्स या लिम्फ ऑर्गन्स, जैसे स्प्लीन हो गया। ओके, ओके, इस जगह। तो इसलिए जो माइलॉइड स्टेम सेल है वो 3 तरह का मल्टी सीएसएफ बनाता है। ओके, जो आपके 3 तरह के सेल्स बनाते हैं। ओके, एरिथ्रोपोइसिस आरबीसीस, थ्रोम्बोपोइसिस प्लेटलेट्स, ल्यूकोपोइसिस इज आपका डब्ल्यू। Red blood cells. ठीक है? नाउ जब आप ईपीओ हार्मोन दोगे, किडनी से एक हार्मोन आता है ईपीओ, दैट इज कॉल्ड एरिथ्रोपोइटिन। तो एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जब आएगा तो प्रोजेनिटर सेल क्या बनाएगा? प्रोएरिथ्रोब्लास्ट। प्रोएरिथ्रोब्लास्ट क्या बनाएगा? अर्ली एरिथ्रोब्लास्ट, फिर बनाएगा लेट एरिथ्रोब्लास्ट, फिर बनाएगा नॉर्मोब्लास्ट। तो नॉर्मोब्लास्ट से न्यूक्लियस आउट एंड बन गया क्या? रेटिक्यूलोसाइट। एंड फिर रेटिकुलोसाइट्स जो है उसमें सारे ऑर्गेनेल्स को बर्बाद कर दिए गए एंड नाउ वो सिर्फ एक हीमोग्लोबिन स्टोरिंग स्ट्रक्चर बन गया। तो दैट इज कॉल्ड एरिथ्रोसाइट। यस, दैट इज कॉल्ड एरिथ्रोसाइट। तो ये जो एरिथ्रोसाइट है फिर ये आगे जाएगा एंड मैच्योर बनेगा, काम करेगा अपना, और क्या। क्लियर? उसी तरह से सेकेंड लिनिएज क्या है? प्रोजेनिटर सेल से बनता है मेगा कैरियोब्लास्ट। मेगा मतलब लार्ज, कैरियर मतलब न्यूक्लियस, ब्लास्टोस मतलब फॉर्मिंग सेल। ओके, अब इस मेगा कैरियोब्लास्ट को थ्रोम्बोपोइटिन हार्मोन देंगे। तो थ्रोम्बोपोइटिन हार्मोन देने के बाद वो आपका प्रो मेगा कैरियोसाइट बनेगा, फिर मेगा कैरियोसाइट बनेगा,
फिर ये जो मेगा कैरियोसाइट्स टूट जाएंगे एंड बहुत सारे प्लेटलेट्स बनाएंगे। सो प्लीज रिमेंबर, इन ह्यूमंस platelets are not true cells. Okay, they are derivatives of क्या? प्लेटलेट जो है वो खुद कोई सेल नहीं है। अंडरस्टूड? तो देन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स? उनका एक ही फंक्शन है कि ब्लड क्लॉट को इंड्यूस। यस, मतलब जब भी इंजरी होगा आप ब्लड क्लॉट को स्टार्ट करेंगे। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ व्हाट? द प्लेटलेट्स। ठीक है, बट अगला जो ग्रुप ऑफ सेल्स है वो क्या करेगा? तो दैट विल मेक योर WBCs। ठीक है, सो प्लेटलेट्स को किसका डेरिवेटिव बताएं? हाँ बोलो। सो प्लेटलेट्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ व्हाट यू टोल्ड? मेगा कैरियोसाइट सेल ना, यहाँ लिखा है मेगा कैरियोसाइट सेल। ये टूट जाएगा, इट विल ब्रेक इनटू फ्रैगमेंट्स एंड ईच फ्रैगमेंट इज कॉल्ड ए प्लेटलेट। ओके, यस सर। आप देखिए ये आपका जो प्रोजेनिटर सेल है, तो WBC प्रोजेनिटर सेल एंड मोनोसाइट। सर वॉइस क्रैक कर रहा है। क्या वॉइस थोड़ा क्रैक कर रहा है। उसका आप कुछ कर नहीं सकते, वो नेट होगा। तो इसीलिए जो ग्रैन्युलोसाइट लाइन है वो क्या करेगा? वो आपका माइलोब्लास्ट बनाएगा एंड मोनोसाइट लाइन क्या बनाएगा? मोनोब्लास्ट। ठीक है, तो इसलिए माइलोब्लास्ट जो है वो टूट के 3 प्रोमाइलोसाइट्स बनाएंगे। ओके, उसमें एक होगा इओसिनोफिलिक, एक होगा बेसोफिलिक, एक होगा न्यूट्रोफिलिक। तो इसलिए इओसिनोफिलिक माइलोसाइट इओसिन बनाएगा, इओसिनोफिल बेसोफिलिक माइलोसाइट बेसोफिल बनाएगा, न्यूट्रोफिलिक माइलोसाइट न्यूट्रोफिल्स बनाएंगे। ठीक है, एंड जो प्रोमोनोसाइट है वो मोनोसाइट बनाएगा। तो देख रहे हो, ये सारे जो सेल्स हैं दे ओरिजिनेट फ्रॉम बोन मैरो, माइलॉइड स्टेम सेल। बट लिम्फोसाइट स्टेम सेल जो है वो एक ही ब्लड सेल बनाता है, दैट इज कॉल्ड लिम्फोसाइट। ठीक है, अब ये लिम्फोसाइट जो है ये अलग अलग जगह मैच्योर करता है। जो लिम्फोसाइट बोन मैरो में मैच्योर करता है उसको हम बी लिम्फोसाइट कहते हैं। जो हमारा थाइमस में मैच्योर करता है उसको हम टी लिम्फोसाइट। ठीक है, इसको कहा जाता है प्राइमरी डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो प्राइमरी डिफरेंशिएशन कहाँ होता है? लिम्फॉइड ऑर्गन्स में। ओके, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं क्या? प्राइमरी differentiation. So where does this occur? So primary differentiation occurs in your कहाँ? In the primary lymphoid organs. Primary lymphoid organs like क्या? Bone marrow and thymus. तो ये दोनों प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं। तो जो बोन मैरो में मैच्योर करेगा वो बी लिम्फोसाइट, जो थाइमस में वो टी लिम्फोसाइट। क्लियर? यस सर। अब फिर टिश्यूज में जब जाएंगे एक और बनता है नेचुरल किलर सेल। ओके, वो डायरेक्टली लिम्फोइड स्टेम सेल से बनता है, राइट? दैट इज कॉल्ड नेचुरल किलर सेल्स। ओके, अब ये जो बी लिम्फोसाइट्स जब टिश्यू में जाएंगे एंड कांटेक्ट ऑफ पैथोजन आएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? बोलो। सेकेंडरी डिफरेंशिएशन। तो जब सेकेंडरी डिफरेंशिएशन होगा तो बी लिम्फोसाइट क्या बनाएगा? बी प्लाज्मा एंड बी एंटीबॉडीज। ओके, बी प्लाज्मा सेल जो एंटीबॉडी बनाएगा एंड बी मेमोरी सेल जो मेमोरी रखेगा। तो मेमोरी सेल जो हैं दे आर द ओनली WBCs
which have long life. तो मेमोरी सेल 10 से 20 साल के लिए बनता है. ओके, बट अगर आपका मेमोरी सेल नहीं है, अगर आपका मेमोरी सेल है तो यू आर एक्टिवली इम्यूनाइज्ड, अगर नहीं है तो यू आर पैसिवली इम्यूनाइज्ड. ठीक है, उसी ये सब हम इम्यून सिस्टम में पढ़ेंगे अगले साल या इस साल कह लो. इस साल भी आपका इम्यून सिस्टम तो है नहीं, वो ब्लड में घुसा के रखा हुआ है जबरदस्ती. फिर टी लिम्फोसाइट. टी लिम्फोसाइट हम लोग क्या करते हैं, ये थाइमस में मचर करता है, ये 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स बनाता है. ओके, कौन कौन सा? एक है हेल्पर, किलर, सप्रेसर, मेमोरी. यस, किलर क्या करेगा? वो मारेगा. हेल्पर क्या करेगा? वो बी एंड टी सेल को इंटीग्रेट प्लाज्मा बी करेगा. सेल्स को एंटीबॉडीज प्रोड्यूस सप्रेसर करते क्या हैं. करेगा? वो अटैक को बचाएगा. ओके, एंड आपका मेमोरी सेल अगेन 10 से 20 साल की. ओके, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड. चलिए, तो प्रोडक्शन कहाँ स्टार्ट होता है? इन द एम्ब्रियो द फर्स्ट 8 वीक्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन. ओके, तो फर्स्ट 8 वीक्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन RBCs are first produced by an external membrane called yolk sac. ठीक है, तो इसमें पहला ऑर्गन क्या हो गया आपका? yolk sac. Yolk sac. उसके बाद fetal liver takes over for a while. Okay, liver लेगा and fetal spleen makes also makes contribution. ठीक है, The red bone marrow becomes active by 5th month of gestation. ये सब important point है. उसके बाद वो टेक ओवर करेगा and shortly after birth, okay, becomes ever more important and shortly after birth is the only site for RBC production. ठीक है, तो red bone marrow क्या हो जाएगा? Only site of RBC production बन जाएगा after delivery. Clear? Yes, sir. Now, Yes, sir. Yes, sir. in older children and adults, RBCs are formed in red bone marrow in flat and irregular bones. ठीक है, जो न्यूबॉर्न होता है उसके सारे बोन्स में रेड बोन मैरो होता है, बट जो एडल्ट्स होते हैं उनका ओनली फ्लैट एंड इरेगुलर बोन्स में बोन मैरो होता है. ओके, तो वही आपका बनाएंगे क्या? रेड ब्लड सेल्स. समझ में आया? Yes, चलिए, sir. तो Yes, हमने sir. वो Yes, sir. discuss कर लिया. So next we will be going into क्या? WBC. ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. So नेक्स्ट हम लोग आ जाएंगे WBC. WBC या व्हाइट ब्लड सेल्स. तो व्हाइट ब्लड सेल्स को हम लोग ल्यूकोसाइट्स भी कह सकते हैं. व्हाई? बिकॉज देयर इज नो पिगमेंट. No pigments. सिंस ब्लड में कोई पिगमेंट नहीं होता है, हम उनको ल्यूकोसाइट्स बोल सकते हैं. Now, generally leukocytes are of 2 types, granulocytes and agranulocytes, depending upon presence or absence of cytochromophilic granules. तो उसके सेल में क्रोमोफिलिक ग्रैन्यूल है तो ग्रैन्युलोसाइट, नहीं है तो एग्रैन्युलोसाइट. ठीक है. नाउ सारे WBCs का जो साइज है larger than RBC and most of them have nucleus and nucleus जो है वो many lobed हो सकता है. Okay, normal WBC count is 5000 to 10,000 per microliter. तो सोचो, उधर हमारा 5 to 6 मिलियन है, इधर 1000. तो 10,000 और मिलियन में क्या रिश्ता है? 100 टाइम्स. मतलब WBCs are 100 times less than RBCs. समझ आया? You understand? Yes, sir. Yes, sir. तो न्यूमेरिकली वो उतना बड़ा रोल प्ले नहीं करता है.
So that is why platelets and WBCs मिला के हमारा 1% होता है 1%. of total blood. Again counting हम उसी न्यूबर हेमोसाइटोमीटर से करेंगे, but we will be using the White bead pipette. Okay. Side beat पे वाइट ब्रेड पिपेट हम लोग यूज करेंगे प्लस WBC चैम्बर में काउंट करेंगे. ओके, WBC चैम्बर में कितना चैम्बर होता है? 16. 15 in each. 16. 16 चैम्बर्स पर स्क्वायर मिलीमीटर, ये याद रखना. एंड RBCs में 400 चैम्बर्स पर स्क्वायर 400. ठीक है जी ना. उसके बाद अगेन डिजीज है वही, अगर इंक्रीज हो गया तो ल्यूकोसाइटोसिस, एबनॉर्मल इंक्रीज हो गया उसको ल्यूकीमिया या ब्लड कैंसर कहा जाता है, एंड डिक्रीज हो गया तो ल्यूकोसाइटोपिनिया. आप सोचोगे कि सर बढ़ गया तो इतना टेंशन क्यों है आपको? तो अच्छा है ना, डिफेंस सेल बढ़ जाने से फायदा है कि नहीं? तो नो, एक्चुअली ज्यादा डिफेंस सेल होने से भी नुकसान है. क्यों? दूसरे ओके, बताइए. विस्कोसिटी बिकॉज आरबीसी कम हो जाएगा. सुनो, अगर हम विस्कोसिटी को मेंटेन करेंगे एंड डब्ल्यूबीसी बढ़ाएंगे तो क्या होगा? आरबीसी काउंट कम होगा. ओके, एंड अगर हम विस्कोसिटी को बढ़ा देंगे फिर तो और भी बड़ा टेंशन है. ओके, सो दैट इज प्लस ये जो ल्यूकीमिया में ब्लड सेल्स बढ़ता है वो आपके सब ल्यूकोब्लास्ट बढ़ते हैं, नॉट फंक्शनल ल्यूकोसाइट्स. तो इसलिए वो काम भी नहीं करते हैं. दे डोंट डू द वर्क. ठीक है, चलिए. तो अब जो ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट्स हैं उनमें क्रोमोफिलिक ग्रैन्यूल्स होते हैं. क्रोमोफिलिक का मतलब क्या है? स्टेन लविंग. एंड जो एक ग्रैन्युलोसाइट होता है उसमें स्टेन लविंग ग्रैन्यूल्स नहीं होते. ठीक है, प्लस जो ग्रैन्युलोसाइट्स होता है उसमें मल्टीलोब न्यूक्लियस होगा, बट इन केस ऑफ क्या है? इन केस ऑफ योर एक ग्रैन्युलोसाइट्स सिंगल लोब न्यूक्लियस होता है. ओके ना, ये देखिए मैंने आपको दिखाया है. तो ये आपका नॉर्मल ड्राइंग है, ये मैंने बनाया हुआ है. तो देखो, तो एक ग्रैन्युलोसाइट में सबसे बड़ा सेल जो है दैट इज कॉल्ड मोनोसाइट. ओके, लार्जेस्ट सेल इज मोनोसाइट. ये याद रखना. इसको हम MMN फैगोसाइट बोलते हैं. क्यों? मोनोमॉर्फोन्यूक्लियर. मतलब उसका जो एक ही लोब होगा न्यूक्लियस में, बड़ा सा होगा, किडनी शेप्ड होगा. क्लियर? बट जो लिम्फोसाइट है वो छोटा सा सेल होता है, बट उसकी खासियत क्या है? उसका सारा वॉल्यूम ऑलमोस्ट इज ऑक्यूपाइड बाय द न्यूक्लियस. Now can you tell me why nucleus is playing such a big role in lymphocyte? Can you guess? कि वो इतना बड़ा रोल क्यों प्ले करता है? भेजा कटाओ. डिवीजन. हाँ बोलो. So it has to divide. नहीं, न्यूक्लियस बड़ा होने से डिवाइड कैसे होगा? सर वो लोग इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं. यस, इनडायरेक्टली आपका आंसर सही है, नॉट डायरेक्टली. देखो, लिम्फोसाइट क्या है? उसका जो है उसको आपका एंटीबॉडीज बनाना होता है कि नहीं? तो उसके लिए आइडेंटिफाई करो, फिर एंटीबॉडी बनाओ. तो इसलिए बहुत ज्यादा न्यूक्लियर एक्टिविटी हमें चाहिए. सो दैट इज व्हाई इट हैज अ बिग न्यूक्लियस. ठीक है. टोटल ब्लड WBCs में अराउंड 20% होता है लिम्फोसाइट, 7% होता है मोनोसाइट. तीनों ग्रैन्युलोसाइट सेम कलर के हैं. अब देखो, जो न्यूट्रोफिल है उसका 4 लोब्ड न्यूक्लियस होता है.
ऐसा बुक्स में लिखा होता है। तो हमने किस शेप का बना दिया? N. एन शेप। एंड तो आप बोलोगे सर उसने नहीं बनाया, ना बनाया, बाढ़ में जाए, मेरे को क्या है। Am I not conceptual? 4 लोब है कि नहीं? Yes, sir. यस सर Yes, sir. तुम्हें बाकी चीज से क्या मतलब है? ओके, तो इस तरह से आप ड्राइंग बना के याद रख सकते हैं। तो एन जैसा न्यूक्लियस बना दो, तो उसमें बड़ा बड़ा 4 लोब है एंड पतला पतला कनेक्टिव है। ठीक है, तो द थिन वंस आर कनेक्टिव्स, अंडरस्टूड। एंड इसमें Yes, sir. आपका लाइट ब्लू या लाइलैक कलर के ग्रैन्यूल्स होंगे। ओके, लाइट ब्लू या लाइलैक कलर के ग्रैन्यूल्स होंगे। नाउ ये जो है ये 3 लोब न्यूक्लियस है, बट मैंने किस जैसा बना दिया? एस S. S. एस मैंने बेसोफिल, तो इसलिए बेसोफिल जो है वो आपका 3 लोब न्यूक्लियस उसमें होता है, प्लस डीप ब्लू कलर ग्रैन्यूल्स। वाई? ओके, जो बिकॉज ऑफ मेथिलीन ब्लू। तो मेथिलीन ब्लू एक बेसिक डाई है। बेसोफिल का मतलब क्या है? लव्स Affinity to basic dye. तो बेसिक डाई आपका मेथिलीन ब्लू होता है। ओके, तो दे आर स्टेनिंग विद मेथिलीन। ओके, नाउ उसके बाद एसिडोफिल को मैंने कैसे बनाया? इयोसिनोफिल को ईयरफोन शेप न्यूक्लियस। ई फॉर इयोसिनोफिल, ई फॉर क्या? ई फॉर आपका ईयरफोन। Here. अंडरस्टैंड? ई फॉर इयोसिनोफिल, ई फॉर ईयरफोन। तो ईयरफोन का मतलब क्या है? बाइलोब न्यूक्लियस। भाई मैं बाइलोब जैसे मर्जी बनाऊं, है कि नहीं? So this is the concept. The granules are eosinophilic, मतलब they bind to eosin dye. तो eosin एक एसिडिक डाई होता है, इसलिए eosinophils को आप एसिडोफिल भी बोल सकते हैं। Understood? Yes, sir. Yes, sir. तो सबसे न्यूमरस होता है न्यूट्रोफिल। Neutrophil are most numerous, 70% of total, and उसको हम PMN phagocytes कहते हैं। फुल फॉर्म पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर। क्यों? उसका पॉलीन्यूक्लियस है। ओके, इसको PMN, इसका सिंगल न्यूक्लियस है, इसलिए MMN इसको बोला जाता है। समझ आया? यस सर Yes, sir. Yes. तो इयोसिनोफिल क्या करता है? वो एंटी इंफ्लेमेटरी है, समझ रहे हो? अगर इयोसिनोफिल बढ़ गया है, इसका मतलब आपको इन्फ्लेमेशन हुआ पड़ा है एंड ये उसको सप्रेस कर रहा है। इसलिए जब भी आप खांसी वासी का कंप्लेन करेंगे तो डॉक्टर क्या बोलेगा? ब्लड डीसी करा लो। तो ब्लड डीसी करा लो, क्यों? क्योंकि वो देखना चाहते हैं डिफरेंशियल काउंटिंग ऑफ सेल्स। तो जब आप ब्लड डीसी कराओगे तो देखकर बताएंगे कि आपका कौन सा सेल कम है। ठीक है, सो लाइक दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, नाउ अगर ब्लड डीसी में उन्होंने देखा कि इयोसिनोफिल काउंट ज्यादा है, इसका मतलब कोई ना कोई एलर्जी है, वो आपको एंटी एलर्जिक मेडिसिन देंगे। पर अगर ब्लड डीसी नॉर्मल है, इसका मतलब आपका जो खांसी है वो किसी और कारण से है। ठीक है, बेसोफिल्स क्या करते हैं? एंड सबसे कम कौन सा सेल होता है? बेसोफिल। Basophils. Basophil. वो लीस्ट न्यूमरस होता है, मोस्ट न्यूमरस इज न्यूट्रोफिल्स। Neutrophil. ठीक है, चलिए उसके बाद ये जो न्यूट्रोफिल्स हैं, ये बड़े बड़े फैगोसाइट्स हैं, बट ये लेस एफिशिएंट होते हैं। क्यों? क्योंकि ये ब्लड के बाहर नहीं जा सकते, दे कैन नॉट गो इनटू द टिश्यू। वो
क्यों? वो इतने बड़े होते हैं, प्लस दे आर नॉट शोइंग डायबिटीज, तो दे डोंट शो डायबिटीज। तो जब वो डायबिटीज शो नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा? वो ब्लड वेसल के बाहर नहीं जा सकते। अंडरस्टूड? सो दे कैन नॉट गो आउटसाइड द ब्लड वेसल। समझ आया? तो इसीलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं? सो दैट इज व्हाई वी कॉल देम व्हाट? लेस एफिशिएंट। पर Less मोनोसाइट्स जो है एक तो छोटा होता है, क्या है जो जो basically. मैं उल्टा बोल रहा हूँ। मोनोसाइट्स जो है वो जो है वो मोर एफिशिएंट। क्यों? बिकॉज ये लोग आराम से बाहर चले जाएंगे एंड बिकॉज दे शो योर फाइब्रोसाइटिक मूवमेंट एंड दे विल डिफरेंशिएट इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैक्रोफेजेस। ठीक है? तो मोनोसाइट्स बाहर जा सकते हैं एंड न्यूट्रोफिल्स नहीं जा सकते। तो जहां जहां जाएंगे, जैसे ब्रेन में मोनोसाइट चला गया, क्या बनाया? पता है? और भूल जाने से कैसे होगा? ब्रेन में माइक्रोग्लिया। माइक्रोग्लिया, ब्रेन में जो मोनोसाइट गया वो वहां जाके माइक्रोग्लिया बनाया। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या बनाया? बोलो, आपने डाउट पूछा था। कॉर्पसेल्स। कफर सेल्स। समझ रहे हो? तो ये लोग जहां जाएंगे वहां जाके मैक्रोफेजेस बन जाएंगे। क्लियर? चलिए, उसके बाद ड्यूरिंग एन इन्फेक्शन न्यूट्रोफिल्स आर प्रोड्यूस्ड मोर रैपिडली एंड द immature forms called band cells may appear in greater number in peripheral circulation. Okay? So the term band refers to the nucleus that has not yet become segmented and may look somewhat like a dumbbell. तो जब वो माने काम शुरू करते हैं तो रैपिडली जब डिवाइड करते हैं तो उसमें न्यूक्लियस ढंग से बना नहीं होता है, वो डम्बल शेप का दिखता है। फिर जैसे जैसे वो टाप जाएंगे, थोड़ा रेस्ट लेंगे, तो वो अपने शेप में वापस आएंगे। Clear? Eosinophils are believed to detoxify foreign protein and will phagocytize anything labeled with antibodies. उसी में भी एंटीबॉडी लगा होगा, वो उसको खा जाएगा। ओके? सो दे बिकम मोर अबंडेंट ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शंस। क्यों? अगर आपको कोई एलर्जी हुआ पड़ा है तो इन्फ्लेमेशन होगा, तो इन्फ्लेमेशन को सबसाइड करने के लिए, दबाने के लिए आपका आ जाता है कौन? बोलो। Eosinophils. Eosinophils. So they are basically anti-inflammatory. But basophils क्या करते हैं? वो इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करेगा। बेसोफिल प्रोड्यूस करेगा, इओसिनोफिल उसको सप्रेस करेगा। तो ये दोनों क्वेश्चन में आते हैं क्योंकि इसमें बच्चों को कंफ्यूजन होता है। ठीक है? बेसोफिल में जो ग्रैन्यूल्स होते हैं उसमें हेपरिन, सेरोटोनिन एंड हिस्टामिन होता है। तो हिस्टामिन क्या करेगा? वो ब्लड वेसल को डायलेट करेगा। तो हिस्टामिन विल कॉज वैसोडाइलेशन लोकली, माने आपका जो इंजरी है उसके पास ब्लड वेसल को डायलेट कर देगा। तो डायलेट करने से क्या होगा? फोर्स पर यूनिट एरिया कम हो जाएगा, तो लेस प्रेशर से ब्लड जाएगा। ओके? बट दूर में क्या करेंगे? सेरोटोनिन डाल देंगे, तो वो वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर करेगा। तो उससे क्या होगा? ब्लड को प्रेशराइज करेंगे एंड जल्दी से टारगेट की तरफ जाने लगेगी। ठीक है? देखो, हड़बड़ी कहाँ करना है? निकलने में, ना साइट ऑफ इंजरी में। जैसे एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस को जल्दी जाना चाहिए ना पेशेंट को हैंडलिंग में जल्दी करना चाहिए? जाना चाहिए। जल्दी जाना चाहिए। जाना चाहिए। तो आप ट्रांसपोर्ट फास्ट कर दो। पेशेंट का टाइम डॉक्टर के साथ उतना ही होना चाहिए जैसा पेशेंट एक्सपेक्ट करता है। अंडरस्टूड?
तो जस्ट लाइक दैट। तो उसी तरह से तो हिस्टामिन क्या करेगा, वो लोकली माने जहां इंजरी है वहां ब्लड वेसल को डायलेट कर देगा ताकि प्रेशर कम जाए एंड ब्लड वहां रुके। सेरोटोनिन क्या करेगा, पीछे से ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट कर देगा तो प्रेशर से जल्दी ब्लड आएगा। एंड लास्ट इज व्हाट, बोलो? लास्ट सेल है हेपारिन। तो हेपारिन देखो, कोई भी ब्लड को स्ट्रेस दोगे तो ब्लड क्लॉट कर जाएगा। एक चापड़ खींच के मार दूंगा तो कल गाल काला पड़ जाएगा। व्हाई? बिकॉज ऑफ इंटरनल हेमोरेज। तो अंदर हेमोरेज हो गया, तो हेमोरेज के एंड प्रोडक्ट क्या है, दैट इज कॉल्ड कैफीन। ओके, सॉरी, क्या जो हेपारिन जो है वो क्या करेगा, वो एंटीकोएगुलेंट है सर। तो एंटीकोएगुलेंट क्या करेगा, वो ब्लड को क्लॉट करने नहीं देगा। तो इसीलिए जनरली ब्लड फ्लो करना चाहिए ना क्लॉट करना चाहिए, फ्लो बोलो? फ्लो करना चाहिए। इसको एंश्योर करता है हेपारिन। सपोज इंजरी हो गया तो आपको हेपारिन को क्या करना पड़ेगा, बोलो? सर कम करना पड़ेगा हेपारिन। In case of injury, you have to stop heparin. इसको इनएक्टिवेट करना पड़ेगा। क्यों? हमें क्लॉटिंग Coagulation is required. Otherwise blood will flow. ओके, अगर आप हेपारिन को इनहिबिट नहीं करेंगे, इनएक्टिवेट नहीं करेंगे तो ब्लड फ्लो करेगा। तो जब ब्लड फ्लो करेगा तो आपका ब्लड लॉस ज्यादा होगा, है कि नहीं? तो सही पे इंजरी में सबसे पहले आपको हेपारिन को इनहिबिट करना है, उसके बाद हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन को सीक्रेट करना है। अंडरस्टूड? यस सर। Yes sir. यस नेचुरल किलर सेल्स वो मार देंगे खींच के आपको। ओके, दे विल पंक्चर द सेल्स एंड डिस्ट्रॉय। तो अमीबा लाइक मूवमेंट ऑफ ल्यूकोसाइट्स को हम लोग क्या कहते हैं, डायापेटेसिस। So these are important words you have to remember in tissues. ठीक है? तो अब ये आ गया हमारा कंसेप्ट। तो ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। द WBC टाइप्स, ओके, जिस तरह RBC के अलग अलग टाइप्स होते हैं, WBC का भी टाइप होगा। सो दैट इज कॉल्ड HLA, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। ओके, जैसे अभी किसी को ऑर्गन डोनेशन करना है तो ऑर्गन डोनेशन में हम ब्लड टेस्टिंग नहीं करते हैं, क्योंकि ब्लड मैच करने से क्या होगा, टिश्यू मैच करना चाहिए। अंडरस्टूड? तो अगर आप डोनर एंड रिसिपिएंट का टिश्यू मैच कर रहा है तब आपका टिश्यू रिजेक्शन नहीं होगा। यू अंडरस्टैंड? इसलिए टिश्यू को हम कैसे मैच करेंगे, इसको HLA टाइपिंग कहते हैं। तो HLA इज ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, है कि नहीं? तो हमें HLA मैच करना है, तो ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन जो है उसको मैच करना पड़ेगा। और ये सब कहाँ होता है, these जीन्स, जो जीन्स HLA कोड करता है उनको हम MHC कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ओके, MHC और मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी। हिस्टोस मतलब टिश्यू, कॉम्पैटिबिलिटी मतलब कंपैटिबल, तो मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ठीक है? तब ये किस क्रोमोसोम में होता है, क्रोमोसोम नंबर 6। ठीक है? चलिए, तो दिस इज द कंसेप्ट नाउ, इसीलिए उसको हम लोग कहेंगे। चलिए, तो ये हमारा WBC हो गया, क्लियर? सो दिस इज द WBC जो हम लोग पढ़ रहे थे। सो अगला हमारा टॉपिक क्या है, दैट इज प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। Yes, the next topic is platelets. There is no thrombocyte in humans. क्यों बताइए? It is not true sir. बोलो? False.
No? Why we don't call thrombocyte in human? So because it is So not a because true they are cell. not true cells. It is because it is a They fragmented, are not a cell. not true cells. They are just what? Fragments of क्या? Megakaryocyte. मेगाकैरियोसाइट Megakaryocyte. They are just fragments of megakaryocyte cells. समझ रहे हो? इसीलिए ये आपका सिंपल फाइब्रोसाइट्स होता है। ओके, क्या फ्रैगमेंट्स होता है मेगाकैरियोसाइट सेल्स। अंडरस्टूड? सो दिस इज द कंसेप्ट। तो अब आपका हमने आरबीसीज डिस्कस कर लिया एंड वी हैव डिस्कस डब्ल्यूबीसीज। अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्लेटलेट्स। नाउ वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड दैट प्लेटलेट जो है उसका बेसिक फंक्शन क्या है? उसका बेसिक फंक्शन इज टू प्लॉटिंग कंट्रोल क्लॉटिंग। ओके, तो इसीलिए इफ देयर इज एनी क्लॉटिंग इट विल इमीडिएटली इंड्यूस ए क्लॉट। ठीक है, तो आप हम लोग उसको देखेंगे। Now, in addition to becoming erythrocytes and leukocytes, hemopoietic stem cells also differentiate into cells that produce platelets. तो हमने ऑलरेडी देखा ही हुआ है। Under the influence of thrombopoietin hormone, myeloid tissue क्या करता है? Develops into megakaryocyte colony forming units. आपने देखा था ना, उसमें लिखा था CFU। तो व्हाट इज CFU? कॉलोनी Colony Forming units. Okay, colony forming units. These in turn develop into precursor cells called megakaryoblast. ठीक है, तो ये आपका megakaryoblast बनाते हैं। Now, megakaryoblast transform into megakaryocytes. ठीक है, huge cells that splinter into 2000, या that break लिख लो, break into 2000 to 3000 fragments. Each fragment enclosed by a piece of the cell membrane is a platelet और थ्रोम्बोसाइट। इसको हम ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? फॉल्स। वाई फॉल्स या मिसनोमर लिख सकते हैं। वाइट इज अ मिसनोमर, बोलो बताइए। वाई थ्रोम्बोसाइट इज अ मिसनोमर। So because it is not a cell, true cell. Yes, it is not a cell. Then how are you using the term site? Understood? Yes, sir. Platelets break off from the megakaryocytes in red bone marrow and then enter blood circulation. Okay. Now between 150,000, मतलब what is the count? Okay, इसको हम इस तरह से लिख लेंगे, नॉर्मल काउंट। नॉर्मल काउंट क्या है? ओके, 1.5 lakh to 4 lakh. Okay, in each microliter. Understood? They are Yes, sir. irregularly disc shaped, 2 to 4 micron in diameter, and exhibit many granules but no nucleus. इसमें बहुत सारे granules हो सकते हैं but no nucleus. So what are the granules having? बोलिए। क्लॉटिंग थिंग्स। तो जो जो चीजें क्लॉटिंग में चाहिए उसको ग्रैन्यूल्स रखते हैं। ओके, नाउ वंस रिलीज, तो ये ग्रैन्यूल्स क्या करेंगे? वंस रिलीज द केमिकल्स विद इन देयर ग्रैन्यूल्स प्रमोट ब्लड क्लॉट। ओके,
Platelets can initiate a series of chemical reactions that culminates in the formation of a network of insoluble protein threads called fibrin. ओके, तो क्लॉट का जो फाइबर्स हैं किस चीज से बना होता है? फाइब्रिन. Fibrin. A blood clot is a gel-like mass that consists of fibrin threads, platelets, and any blood cells trapped in the fibrin. ठीक है? अब जहाँ हमारा इंजरी होगा तो वहाँ हम क्या करेंगे? विल मेक अ नेट लाइक स्ट्रक्चर. ओके, पूरा नेट बना देंगे. फाइन. तो व्हाट हैपेंस इन द नेट? So this net is made up of fibrin protein. अब धीरे धीरे क्या होगा? All the cells will come and they will bind. ठीक है? They will come and bind to the clot. तो उससे क्या होगा? That will be totally sealed. तो अब no blood can cross. You understand? So first there will be a network of protein fibrin. Then blood cells will come and block the passage, and ultimately there will be no leakage. Here, so a blood clot is a gel mass that consists of fibrin thread, platelets, and any blood cells trapped in the fibrin. कोई भी blood cell हो सकता है, RBC हो सकता है, WBC हो सकता है, कोई भी हो सकता है. The blood clot not only provides a seal that prevents blood loss from a damaged area of a blood vessel, but also pulls the edges of the vessels together to help repair the damage. ठीक है? तो वो सिर्फ सील नहीं करता है, उसको रिपेयर करने में भी मदद करता है. ओके? Platelets come together to form platelet plug. Okay, it's a very important term. इसको platelet plug बोलते हैं. That fills the gap in the blood vessel wall. So their lifespan is very short. Okay, तो इनका lifespan short होगा, in around 5 to 9 days. Aged and dead platelets are removed from the circulation by fixed macrophages in the spleen and liver. तो जब आप काम नहीं कर सकते हो, बेकार हो, तो उसको क्या करता है? उसको स्प्लीन लीवर में लेकर हम निकालते हैं. अंडरस्टूड? चलिए. Yes, sir. नाउ काउंटिंग किसके सहारे होता है? अगेन सेम. तो प्लेटलेट्स आर ऑल्सो काउंटेड with the help of क्या? Newbor's Hemocytometer. cytometer, but using RBC counting channel. क्यों बोलो? क्योंकि it is more than WBC. 10,000 है, ये 4 लाख है. Okay, it is more than WBC. तो आप it is difficult. Suppose you imagine 4 lakh divided by 10, क्योंकि उसका thickness 10 होता है ना, याद है कि नहीं? तो जो कवर स्लिप हमने डाला था, तो 4,000 divided by 10 मतलब 40,000. 4 lakh divided by 10 is 40,000. 40,000 divided by 16. Sorry, divided by 10, क्योंकि आपका dilution factor भी 10 times होगा. Okay, तो 40,000 divided by 10 मतलब अराउंड 4,000. तो 4,000 डिवाइडेड बाय 60 तो कितना हो रहा है? इतना एक सेल में होगा, एक चैम्बर में. कैन यू काउंट? तो ये मुश्किल होता है. ओके, तो दैट इज व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू काउंट मेनी सेल्स इन ए स्मॉल चैम्बर. तो इससे अच्छा है हम उसको स्प्लिट कर दें. ओके, तो इसलिए वी विल बी यूजिंग द hemocytometer but RBC counting. Clear? So this is very important. Yes, sir. Now, Yes, sir. तो नॉर्मल काउंट तो हमने लिख लिया. अब एबनॉर्मल काउंट लिखेंगे. तो इंक्रीज को क्या बोलेंगे? बोलिए.
increase in count is Thrombocytosis. thrombocytosis. तापर abnormal increase, बोलिए abnormal increase, then thrombocythemia, same, exactly same, thrombocythemia, okay. एंड डिक्रीज को हम क्या कहते हैं? डिक्रीज Thrombocytopenia. Thrombopenia. Thrombocytopenia. is called thrombocytopenia, या उसको बहुत लोग परप्यूरा भी कहते हैं, तो परप्यूरा, फाइन। तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया या उसको परप्यूरा कहा जाता है। इट इज रिपोर्टेड in case of डेंगी। तो बहुत लोग उसको डेंगू डेंगू बोलते हैं। इट इज नॉट डेंगू एक्चुअली, इट इज प्रोनाउंस्ड एज डेंगी। अंडरस्टूड? यस, इट इज नॉट डेंगू। आप जहां भी सुनोगे पीपल प्रोनाउंस इट एज डेंगू डेंगू, ये डेंगू थोड़ी है, दिस इज एक्चुअली डेंगू। तो इट इज ये अफ्रीकन लैंग्वेज में है इसका मीनिंग, ओके। तो इट इज रिपोर्टेड इन केस ऑफ डेंगी। तो डेंगी में आप देखोगे सडन प्लेटलेट काउंट फॉल होगा, तो दैट इज द आइडेंटिफाइंग सिम्टम ऑफ डेंगी, ओके। इट इज रिपोर्टेड इन केस ऑफ डेंगी। एंड एक और है इडियोसाइटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, आईटीपी कहते हैं, ओके। व्हाट इज आईटीपी? इडियोपैथिक, ओके, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ये आपका एक डिसऑर्डर है जिसमें ब्लड जो है, हाँ बोलो। Idiopathic. इडियोपैथिक मतलब ये जनरली इम्यूनोलॉजिकल डिजीजेस है, माने ये हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो इस पे काम कर रहा है, एंड योर ओन इम्यून सिस्टम इज डिस्ट्रॉइंग योर प्लेटलेट्स। इट इज वेरी वेरी पेनफुल एक्चुअली। सो इसको हम Yes. लोग ऑटो इम्यून डिजीज बोलेंगे। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, तो ऑटो इम्यून का मतलब क्या है? ये आपका अपना इम्यून सिस्टम आपको मार रहा है, so that is why this is called autoimmune disorder, fine। so ये आपके diseases है। now we will be pasting the blood clotting factors, ठीक है। तो हमारे we have different types of blood clotting factors, so now we will discuss about them। your blood will be over। चलिए, so now you are able to see the screen। Yes, sir. Yes, sir. So these are very important terms। So these are the 13 blood clotting factors। Please remember, उसमें से one of the factor is not counted today, okay। We will discuss। So the first blood clotting factor is fibrinogen, ठीक है। तो always the factors are numbered in Roman letters। The first is fibrinogen, second is prothrombin, third is tissue thromboplastin, okay, this is released by the tissue, fourth is calcium ion। So you see, out of all, calcium ion is inorganic, rest are all vowel, the rest are all proteins, fine। so जो calcium ion है that is inorganic। So out of the 13 factors, one does not exist and one is calcium, all the rest are proteins, understood? So all the Yes, rest sir. are proteins, ठीक है।
अब ये देख रहे हो प्रोएक्सिलरिन, इसका एक्टिवेटेड फॉर्म को हम एक्सिलरिन बोलते हैं, बट 6 को उन्होंने ऑलरेडी एक्सिलरिन लिया हुआ है। इसका मतलब समझ में आया? टुडे वी डोंट काउंट नंबर 6, तो दिस इज रिडंडेंट। एक्चुअली एक्टिवेटेड ये जो है ये इधर लिखा होना चाहिए, तो एक्टिवेटेड फैक्टर 5 इज एक्सिलरी, तो फिर आप उसको एक अलग फैक्टर क्यों बनाएंगे, है कि नहीं? सो दैट इज व्हाई दिस इज नॉट रिजेक्टेड। तो फैक्टर 7 इज प्रो कन्वर्टिंग, फैक्टर 8 इज AHFA, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर A, एंड इसके डेफिशिएंसी से क्या होता है? हीमोफिलिया A, जो हमारा ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। फैक्टर 9 इज आल्सो कॉल्ड AHFB, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर B और क्रिसमस फैक्टर। सो इसके डेफिशिएंसी से हीमोफिलिया B हीमोफिलिया बी। Yes, so these are both sex-linked disorders. Okay, ये आप लोग genetics में अगले साल पढ़ोगे. And I think KVPI classes you have already read these things because these things will come in KVPI. तो जो स्कूल में KVPI classes हो रहा है वहाँ सर ने बताया होगा आपको. नो सर। चलिए, तो फ्रक्टिन 10 is thrombokinase. ठीक है, इसको हम लोग स्टुअर्ट पावर फैक्टर बोलते हैं, याद रखना. So here इसमें आपका लिखा होना चाहिए स्टुअर्ट पावर फैक्टर, तो इधर लिखना चाहिए स्टुअर्ट पावर फैक्टर। फैक्टर 10 का एक और नाम है स्टुअर्ट पावर फैक्टर। क्वेश्चन सर लिखा है, कहाँ लिखा है? सो फोर्थ कॉलम है। डेफिशिएंसी लिख दिया है ना, इधर भी लिखना चाहिए। हाँ, वो डिजीज में लिखा है। ओके, नाउ फैक्टर 11 इज कॉल्ड व्हाट? एंटी हीमोफिलिक फैक्टर C। ओके, सो ये आपका हीमोफिलिया C कॉज करता है, डेफिशिएंसी। तो डेफिशिएंसी से हीमोफिलिया C होगा। नाउ ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। ओके, so hemophilia C is an autosomal disorder. ठीक? Now factor 12 is called Hegman's factor. Okay, and this is also responsible. And factor 12 is so many names: fibrin stabilizing factor, or this is known as von Willebrand's factor, या लकी लॉरेंस फैक्टर. Oh, so many names are there. Fine. So Von Willebrand factor या लकी लॉरेंस factor. Fine. So these are all different names of factor 12. So these factors, they are responsible for blood clotting. Okay. So that blood clotting we will discuss in what? In your physiology of blood. ठीक है? So this we will discuss in physiology Yes. of blood. चलिए, so that's all for today. So if you have any doubts, you can discuss. कुछ और पूछना है तो you discuss. Then next, so we have finished blood. So next we will discuss what? We will go to bones. Okay? Bone. तो अगला जो हमारा टॉपिक है, Yes, that sir. will be bones. And then we will go into muscles and so on. चलो फटाफट ask your doubts.